तो आज हम शुरू करेंगे पृथ्वी जो हमारी है इसमें जो परिवर्तन होते हैं इसके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और देखें समझें। जैसे क्या है कि 300 मिलियन ईयर पहले क्या था, जो पृथ्वी है यह सिर्फ एक ही द्वीप था। ये जो पृथ्वी है ये 300 मिलियन ईयर पहले एक ही द्वीप था। ये जो द्वीप बने हैं ये सब एक सिंपल एक ही थे। ये टूटा कैसे? ये इस प्रकार से टूटा कि जब पृथ्वी का समय बीतता गया, फिर बीतने के बाद में ये टूटना शुरू हुआ। इसका इसका पहले का नाम था, इसको कहते थे पेंजिया। ये मतलब जो द्वीप था ये पेंजिया द्वीप था, और इसको जो सागर से भरा हुआ था ये पैंथालासा। ये दो द्वीप थे, क्या था, एक पेंजिया और पैंथालासा। फिर समय बदलता गया, आगे समय में क्या हुआ कि ये द्वीप टूट गए। ये जो उत्तर में है ये टूट के क्या बना, ये बना लारेसिया और नीचे गोंडवाना। बीच में क्या बचा, तैथिस सागर। तो पृथ्वी में आज से परिवर्तन है, बहुत सालों से, कई साल करोड़ों वर्षों से पहले परिवर्तन होते चले आए हैं, और आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी है, तो ये इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो आगे देखते हैं। ये स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होते हैं। जो स्थल मंडल हैं ये अनेक प्लेटों में विभाजित होते हैं। ये है स्थल मंडल, ये है स्थल मंडल, ये सब अनेक प्लेटों में विभाजित होते हैं। जो थलीय भाग होता है ये अनेक प्लेटों में बटा रहता है, जिसे भूपर्पटी, कोर, मेंटल कोर, क्रोड, इन सब नाम से जाना जाता है। इसी में आगे है जिन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जो प्लेटें होती हैं वो इधर उधर खसकती रहती हैं, जैसे इस प्रकार से। ये मान लीजिए ये है धरती, इसमें जो ये थलीय भाग है इसमें ये खिसकती रहती है हमेशा। ये मान लीजिए हमारा थल का भाग है, और इसमें ये ऐसे मतलब होते हैं, समझने के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे जो भूपर्पटी है ऊपर का, मेंटल कोर है, क्रोड है, तो ये सब क्या है, स्थलीय भाग में कई चीज़ों में जो बटा है ये यही है। ये आपस में टकराता रहता है, इधर उधर खसक के। जब क्या होता है, जो अंदर लावा होता है, ज्वालामुखी होता है, वह जब उबलता है तो ये क्या होता है, खसकता है और इधर उधर गति करता रहता है। एक मिनट, गति करता रहता है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ ही मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, जो क्या होता है, हर वर्ष जो पृथ्वी का पिघला हुआ मैग्मा जो लावा होता है वह मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा ही होता है। जो मैग्मा होता है वही चीज़ है, जो मैग्मा होता है वो जब पिघला हुआ मैग्मा उबलता है तो ये प्लेटें आपस में इधर उधर गति करती हैं, होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता है, मतलब गोले के रूप से घूमता रहता है। अब आ गया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? देखो, ज्वालामुखी एक ऐसा लावा है, इसमें कई सारे पदार्थ भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी हानिकारक है, ये फायदेमंद है। इसमें ये जब ठंडा होता है तो इसमें जो पत्थर है, ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है, इन सबका निर्माण हो जाता है ज्वालामुखी के जब। और ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो उसमें क्या होता है, निकास छिद्र और धुआं का निकास और जो लावा बहता है। तो ज्वालामुखी फूटता कैसे है, देखो, एक सेकेंड। ये मान लीजिए ज्वालामुखी, देखिए ये क्या है, ज्वालामुखी। इसमें ये मैग्मा भरा है ये और इसी में ये मैग्मा बाहर निकलता है। और ये क्या है, निकास छिद्र। तो इधर राख निकलती है, इधर धुआं निकलता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो ऐसा ही होता है।
धुआं निकलेगा, राख निकलेगा, लावा निकलता। तो यही है, ज्वालामुखी जब फटता है उसके बाद में जो ठंडा हो जाता है तो उससे बलुआ पत्थर बनते हैं। प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर वर्तमान सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण जिनके कारण ये गति उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें आंतर्जनित बल कहते हैं, जैसे एंड्रोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी के बाहर लगते हैं, बाहर उत्पन्न होने वाले, जैसे बहिर्जनित कहते हैं, एक्सोनिक फोर्स। और क्या है, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है, जो कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जो ज्वालामुखी है, जब इसमें देखो अंदर क्या होता है, अंदर परिवर्तन होता है और बाहर परिवर्तन होता है, तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभार ये भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसे चांसेस बन जाते हैं। मेन चीज़ यही है। और क्या है, ज्वालामुखी भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। अभी बताया ना, ये देखिए ये है, ये निकास छिद्र है, ये जैसे ये है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, और यहाँ से क्या होता है, राख, गैस, धुआं, ये सब निकलता रहता है। तो पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, जब जो निकास छिद्र होता है उन्हीं से बाहर होता है। और इसी में जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, देखिए क्या है, पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। पहले अंतर्जनित बल दो होते हैं, कौन कौन से, एक आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। जो आकस्मिक बल होता है, जो मतलब अपने आप कभी भी, और जो पटल विरूपण, जो भूमि पर परिवर्तन होने के कारण ये होते हैं। और भूकंप, इसमें आकस्मिक में क्या क्या है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, मतलब धरती जो होती है, जो उसका मट्टी का कटाव, मट्टी जब जैसे पानी, जैसे बाढ़ आ गई, उसमें क्या होता है, भूस्खलन हो जाता है, मट्टी कटने लगती है। और पटल विरूपण बल, इसमें पर्वत निर्माणकारी बल होता है। पटल विरूपण में क्या होता है, जो पर्वत बनते हैं। और इसमें क्या होता है, आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। इधर देख लेते हैं, इधर बहिर्जनित बल, ठीक है, मतलब ये क्या है, जो अंदर होता है, मतलब धरती के अंदर होता है, और ये धरती के बाहर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, आपदा और निपेक्षण, नदी, बहता जल, पवन और समुद्र तरंग और हिमनद। क्या क्या है, देखो ये बहिर्जनित बल में क्या है, आपदा और निपेक्षण, नदी, पवन और समुद्र जल और हिमनद, ये मतलब होता है, ये मतलब पृथ्वी के जो गति है उसके अंतर्गत आता है। और भूकंप अब क्या आता है, ये क्या है, तो ये भूकंप है। भूकंप कैसे आता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अंदर क्या है, लावा है, जैसे नहीं जो मेंटल कोर है उसके नीचे लावा है। ये जैसे पानी में नौका तैरती है, इस प्रकार से ये स्थलीय भाग तैरता रहता है। तो ये जब गति करता है तो आपस में टकराता है, जब टकराएगा तो इसके कारण भूकंप भी आता है। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। क्या होता है, जब भूकंप, स्थल मंडल जो प्लेटें होती हैं वो गति करती हैं, लिखा है ना, स्थल मंडलीय प्लेट गति करती हैं, पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। ये जो कंपन होता है ये पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो ये क्या होता है, कंपन होता है। जब कंपन होगा तो भूकंप आएगा। और इसमें 3 प्रकार की वो तरंगें होती हैं। जो भूकंप कितने 3 प्रकार का, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और लोअर इक्लिप्स जो नहीं होता है, जिसको कहते हैं कि तृतीय, तो ऐसा होता है। जो प्राइमरी होती है वह सब में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा विनाशकारी नहीं होता है। इसके विषय में अभी आगे बता रहे हैं आपको। अब जैसा क्या है, लोग बताते हैं कि पृथ्वी शेषनाग पे है,
तो अब आप ही लोग देखो, जब पृथ्वी है, यदि पृथ्वी शेषनाग पे होगी तो शेषनाग जी कहाँ जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये सब भूकंप आते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके टकराने से। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना सभी। हाँ देखो बच्चा, अब क्या है, गति करता है भूपर्पटी के नीचे यह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जो भूपर्पटी होती है, जो नहीं देखिए, भूपर्पटी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, उसका जो भूपर्पटी के नीचे, इसके नीचे क्या है, वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम क्षेत्र कहते हैं। उद्गम केंद्र या उद्गम क्षेत्र बात एक ही है। अब जैसे ये है, देखो ध्यान से पढ़ना बाबू, ये ध्यान रखो, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी देश बढ़ेगा। ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का एक हिस्सा है और इसमें जो ऊपर, एक मिनट, हमसे गोला भी सही नहीं बनता। अब इसमें क्या है, जो ऊपर की भूपर्पटी है, ठीक है, इसके नीचे क्या है, ये उद्गम क्षेत्र है। तो यहाँ से यदि भूकंप आरंभ होता है तो ये इतने क्षेत्र में पूरा होगा, सेम ऐसा रहता है। और जो लोग बताते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, कहते हैं कि शेषनाग जी टांगे पर, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ये भूकंप आते हैं। समझ में आ रहा है? केंद्र कहलाता है। क्या है, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अब जब पृथ्वी के नीचे जो उद्गम क्षेत्र हो, तो पृथ्वी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र। ठीक है, ये पृथ्वी के नीचे का क्षेत्र है, इसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अब इसी प्रकार से उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ सेम समझ में आ गई होगी। जो अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। जो अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। जो कंपन है वो अधिकेंद्र से बाहर निकलकर तरंगों में गमन करता है। मतलब तरंगों, जैसे नहीं कि आप लोग नेट चलाते हैं तो वो कैसे इधर उधर फैलता है, वो तरंगों से। हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, यहाँ से फ़ोन करेंगे, मान लीजिए आपने पापा को अपने फ़ोन मिलाया, यहाँ से फ़ोन करेंगे, वहाँ टावर में जाएगा, टावर से जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, कॉल सेंटर हैं, वहाँ से फिर जहाँ के लिए लगाया गया वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से टावर में, वहाँ से फिर दूसरे वाले फ़ोन पे जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, जो अधिकृत केंद्र होता है, अधिकेंद्र होता है, ये भी ऐसा होता है। ये उद्गम केंद्र से के नीचे, जो उद्गम केंद्र है उसके आसपास से जो गमन करता है, इधर उधर तरंगों के माध्यम से फैलता है। जैसे भूकंप आएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएं, जब टकराएंगे तो ऐसा तो है ना कि उसी जगह पे होगा, वो बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा, ऐसा होता है। ठीक है, अधिकृत केंद्र के बाहर कंपन बाहर की ओर गमन करता है। अधिकृत केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जो अधिकृत केंद्र है, केंद्र से जब कंपन बाहर निकलता है, तरंगों के रूप में गमन करता है, और फिर उसके निकटतम भाग, उसमें सर्वाधिक हानि होती है। अधिकृत केंद्र से दूरी बढ़ाने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जो अधिकृत केंद्र है उससे जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, वो कंपन बहुत कम होने लगता है। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। जो भूकंप आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भूकंप आ ही रहा था, क्योंकि धरती में क्या हमेशा कंपन होता ही रहता है, तो कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा होगा, संभव नहीं है। लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है।
यदि पहले से ही पता हो तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। अब जैसे जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें क्या होता है, भूकंप विरोधी बनती हैं। वो कैसे बनती हैं, अब उसके विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जो भूकंप विरोधी बिल्डिंगें बनती हैं उनके विषय में अगले चैप्टर में कंसल्ट करेंगे। हाँ, पहले से ही तैयार हों तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, रोका तो नहीं जा सकता लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। अब जैसे क्या होता है, जो जानवर होते हैं, जानवर क्या करते हैं, जैसे कुत्ता है, हाथी है, इन सबको पहले ही अनुभव हो जाता है कि हाँ हमारे आसपास कुछ ऐसे, मतलब उनको तरंगों का अनुभव अच्छे से होता है। अब जैसे कहा जाता है कि अब पता नहीं सत्य है कि नहीं, कि हाथी को बुखार यदि आते हुए दिखता है तो ऐसे ही जो जानवर होते हैं, कुत्ते हैं, इन सबको निगेटिव चीज़ और ये सब पता चलता है। ये मतलब लोगों का मानना है, पता है, लगाया जा सकता है। व्यवहार का तो इन सबको पता चल जाता है पहले से ही कि हमारे आसपास कुछ ऐसा घटित होने वाला है। यदि जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, तो इन सबको पता चलता है। अब क्या आ गया, मुख्य स्थलीयकरण। अपक्षीय एवं अपर्दन नामक दो प्रकरणों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्ष की क्रिया होती है। भू दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षेत्रीय क्षय को अपवर्दन कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह पर जो शैल टूटते हैं, शैल कैसे टूटेंगे, जैसे मान लीजिए भूकंप आया तो उसमें क्या होता है, धरती फट जाती है, तो इस कारण भी हो जाता है। बिल्डिंगें गिरती हैं तो इस कारण ये सब होता है। तो इस पर जो भूदृश्य है, जल है, पवन है, हिमनद है, जैसे इन सब पे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले नुकसान को अपवर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपवर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक स्थान पर निपेक्षित करते हैं। जैसे वायु है, आजकल वायु, जल जैसे तो खरीदा बेचा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले भी जाया जा सकता है, निपेक्षित करते हैं। ये क्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलीकृतियों का निर्माण करते हैं। तो स्थलीकृत जो है ये यही है, क्या, जो घटक हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। अब आगे क्या है, नदी। नदी में क्या है, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपवर्दन होता है जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। जब नदी क्या है, जब किसी मतलब बड़े ठोस भाग को वहाँ से यदि ऊपर से मान लीजिए पहाड़ से पत्थर, छोटे छोटे कंक्रीट, जिन सबको लाती है तो जलप्रपात बना लेती है। अब जैसे नदी जो डेल्टा होता है, डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा जब कई सारी नदियाँ मिलके एक जगह अपना स्थान बना लें तो उसे, जैसे बंगाल की तरफ सुंदरबन का डेल्टा है। अभी तो मान लीजिए नहीं दिखा सकते लेकिन हाँ है। अब जैसे झीलों का निर्माण कैसे होता है, जो झीलें हैं, जैसे मान लीजिए ये नदी है, देखिए तो ऐसे नदी बह रही, अब ये नदी बह रही, अब इसी में क्या हो गया, ये जब नदी बहती है तो सीधी तो बहती नहीं है, घूम घूम के बहती है। जब उसका जो प्रेशर होता है पानी का, जब टकरा के एक जगह से दूसरी जगह निकलने लगता है, जब मान लीजिए जहाँ से पानी जा रहा, ठीक है, ऐसे निकला तो ये जो स्थल का भाग है ये इधर हो जाएगा। ये बिल्कुल, क्योंकि नदी सीधा बहने की कोशिश करती है लेकिन मिट्टी के कटाव के कारण उसको टेढ़ा जाना पड़ता है। जब जी जाएगी तो क्या होगा, तो ये झील का निर्माण कर लेती है, झील का निर्माण करती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यह मोड़दार, ऐसे ना नदी ऐसे जाती है, ऐसे ही जाएगी तो ये क्या करेगी, ये ऐसे अपना सीधा क्षेत्र बनाने का प्रयास करेगी। जो इधर बनाने का प्रयास करेगी, जो इधर पानी बचेगा ये क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। सिंपल सा है,
क्योंकि नदी मोड़दार जाती है, प्रवेश करती है तो यह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। जब नदी जब ऐसे बहती है ना, ऐसे, तो इसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। जब इसी में जब नदी एक मतलब कटने के बाद क्या होता है, जब मट्टी कट के एक जगह से जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे नदी जहाँ से बहने लगी तो यहाँ का जो पानी है यहीं पे स्टोर हो जाएगा, तो ये झील बन जाएगी है। और जब जिगजैग तरीके से नदी जाएगी तो इसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखने के लिए है। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपवर्तन एवं निपेक्षण शुरू हो जाते हैं। विसर्ग लूप के सिरे निकट आते हैं, लूप निकट आते हैं, कहाँ गया यार, निकट आते जाते समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं। वही चीज़ है ना, अब जार है तो ये आते जाते क्या है, ये एक अपना झील का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मोड़दार जा रही, उसमें से जब मट्टी कट के किनारे हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, तालाब जैसा बन जाएगा, तो वो झील का निर्माण कर लेते हैं, झील बना लेते हैं। झील बना लेते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। मतलब जो जब, क्योंकि अब जैसे कई क्या होते हैं, मानव निर्मित भी तालाब होते हैं, तो और वो जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं उसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। कभी कभी क्या होता है, नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। अब जैसे क्या होता है, नदी जब अपने क्षेत्र से बाहर बहेगी, और जैसे बाल्टी है उसमें पानी जब ज़्यादा हो जाएगा तो निकलने ही लगेगा ना, सेम इसी प्रकार से नदी भी है। जैसे बाल्टी है, इससे पानी इसमें जब पानी ज़्यादा भर जाएगा तो बाहर ही आएगा, तो इसी प्रकार से नदी है। बाहर आने लगता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निपेक्षण करती है। जैसे ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जैसे नहीं ज्वालामुखी आप में पढ़ा था कि अवसादी सेल है और कार्यांतरित सेल, आग्नेय सेल, इन सब। इसी प्रकार से क्या होता है, जब बाढ़ आती है, क्या होती है, जो छोटे छोटे रेत के दाने होते हैं, वह ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के ऊपर जो क्या है यार, नदी के उत्तित तटों को तटबंध कहते हैं। क्या होता है, नदी के जो उत्तित तट होते हैं उनको तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। जब तक समुद्र तक पहुँचेगी क्या होगा, धीमा हो जाएगा, तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित होगा तो क्या होगा, वहाँ पे डेल्टा बन जाता है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निपेक्षण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अनेक मुहाने का निर्माण करता है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा कहते हैं। वही चीज़ है ना, जब क्या होता है, जो नदियाँ बहती हैं समुद्र तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाते हैं, धीमे हो जाती हैं, तो उनके मुहाने पे जो मलबा जमा हो जाता है उसी का डेल्टा बन जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी में बहता है सुंदरबन का डेल्टा। अब क्या आया, समुद्र। समुद्र तरंग क्या है, समुद्रों में जो उठने वाली तरंगें होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं, आप सभी को पता होगा। जैसे कि मुंबई में क्या होता है, मुंबई में है, गुजरात में, जितने मतलब समुद्र के किनारे क्षेत्र बसे हैं उनमें बहुत ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं। जैसे जैसे नहीं ज्वार भाटा आएगा, तो ये सब इसी प्रकार से होता है। अब क्या है,
समुद्री तरंग के अपवर्दन एवं निपेक्षण तटीय स्थानीकृति स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्र तरंग के लगातार शैलों से कतराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित हो जाती है। क्या होता है, समुद्र में जो पत्थर होते हैं, तो नहीं शैल होते हैं, उनमें क्या होता है, जब समुद्र, क्योंकि पानी का वेग बहुत तेज होता है, वो क्या करता है, पानी जो 20,000 PSI होता है, उससे आप पत्थर भी काट सकते हैं, तो पानी बहुत खतरनाक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें यही बताया गया कि समुद्र में जो शैल होते हैं, उसमें क्या होता है, जो पानी एक जगह पे पड़ता है तो उसमें नीचे गुफा टाइप में बन जाता है। तो अभी इसको देख लेते हैं, बन जाता है। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिसमें दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। नहीं, जो समुद्र में पत्थर होते हैं उनसे पानी हमेशा टकराता रहता है। अब जैसे एक दीवार पे कीली ठोको, क्या होगा, जितना प्रेशर बनाओगे तो उसमें छेद हो जाएगा ना। उसी में क्या होता है, समुद्र में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसमें जब पानी टकराता है तो क्या होता है, गुफा का रूप ले लेता है। गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत है, जैसे ना टनल टाइप में बन जाता है, छत बचती हैं, जिससे तटीय मेहराब बनाते हैं। लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें ही बच जाती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। जो समुद्र में, नहीं, आप सभी ने देखा होगा, साइड में पहाड़ टाइप में बने होंगे, जिसपे खड़े होकर लोग फोटो खिंचाते हैं, तो उसको स्टैक कहते हैं। जब समुद्र में जो पानी शैलों से टकराता है, उसमें क्या गुफा टाइप, वो गुफा फिर टूट जाती है आगे चल के। जब टूट जाएगी तो क्या बनेगा, स्टैक बन जाएगा। स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे होते हैं। ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। जो ऊंचे समुद्र में जो पत्थर होते हैं उनको समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर लेते हैं, समुद्री पुल का निर्माण करती हैं। जो क्या होता है, समुद्र में जो पत्थर होते हैं, वो जो ऊंचे ऊंचे पत्थर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, भृगु कहते हैं। और भृगु कहते हैं। फिर जो साइड में ऊंचे ऊंचे वो बना लेते हैं, पत्थर जमा कर लेते हैं। जब ऊंचे ऊंचे पत्थर जमा कर लेते हैं तो उसमें समुद्र के किनारे बड़े बड़े अवसाद, तो उनको पुल के रूप में यूज कर लेते हैं। अब हिमनद क्या है, हिमनद वही मतलब बर्फ का घर या बर्फ की नदी, ऐसे हिमनद है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ, जो क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर ऐसे मतलब क्षेत्रों में जहाँ ठंड इतनी पड़ती है कि -40, 45, 50 ऐसा मतलब रहता है, तो उसमें क्या होता है, जो नदियों में बर्फ जम जाती है। ये उसके विषय में बताता है। बर्फ नदी, हाँ, हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपवर्तित कर देती है, और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपवर्दन करता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करता है। जो बर्फ की नदियाँ होती है, वो क्या करता है, वो बहुत गहरे गर्त, मतलब बहुत गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। जैसे ना क्या होता है, जो बर्फ की नदियाँ होती हैं, जब बर्फ गिरती है तो ये नदियाँ क्या करती हैं, अब वो गर्त, मतलब जैसे गांव देहात में क्या कहते हैं, कुंडा कहते हैं, कि मतलब नदी के अंदर भी वो एक ऐसा टापू टाइप में बन जाता है, उसमें वो बहुत गहरे होते हैं। ये पिघलने के बाद में गर्त जल भरा, मतलब उसमें जल भरने लगता है, और ये सुंदर झील का रूप ले लेते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थों जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निपेक्षण होती हैं। ये निपेक्षण हिमनद क्या है, हाँ, हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो वही है कि जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, जब जो पहाड़ी क्षेत्रों में या मतलब जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, उसमें क्या होता है, जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी तो वो गहरे गहरे बड़े बड़े कुंडे टाइप में बना लेते हैं, जैसे गर्त कहते हैं। और वो जब बर्फ़ पिघल जाती है, जब वहाँ का मतलब टेम्परेचर घटता है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो झील का निर्माण कर देते हैं। अब पवन कितना बचा है देखना पड़ेगा। ये लास्ट है।
देखो बाबू, उम्मीद है कि आपको समझ में, यदि आपको समझ में ना आए तो आप बता भी सकते हैं। हाँ, तो अब क्या है पवन। क्या आपने कभी रेगिस्तान की बालू टिब्बे के कुछ चित्र एक करने का प्रयास किया है? जो क्या होता है रेगिस्तान, क्योंकि जो बलवत मिट्टी होती है, रेगिस्तानी मिट्टी, उसमें क्या यदि आप उसको एक करेंगे फिर वो वैसे हो जाएगा। तो इसमें यही चीज़ है, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है। जब हवा चलती है तो उसमें क्या होता है, जो रेत के टीले होते हैं वो इधर से उधर खसक भी जाते हैं। रात ही रात आप, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत आप भूल सकते हैं, यदि रेगिस्तान कोई भी जाए तो वहाँ आप कहाँ हैं ये भी भूल जाएंगे। तो क्योंकि ये सब हवा के माध्यम से होता है। जैसे आपने टीला बनाया, हवा चली उड़ गया, और रेगिस्तान की वजह से ही जो अमेजोन जंगल है वो इतना मतलब ऑक्सीजन जो कितनी 100 में से 21% ऑक्सीजन जो अमेजोन जंगल देता है, ऑक्सीजन सिर्फ। तो ये मतलब बहुत उपजाऊ भी है रेगिस्तान जो है, ये हम लोग के जीवन का एक हिस्सा भी है एक तरीके से। रेगिस्तान में पवन एवं निपेक्षण का प्रमुख कारण, रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के स्टाइल देख सकते हैं। छत्रक मतलब क्या होता है, इस प्रकार के इस प्रकार से जैसे ना टीले टाइप में बन जाते हैं, या फिर इस प्रकार से टीले बन जाएंगे। तो ऐसे मतलब रेगिस्तान में हो जाता है। छत्रक का आकार में देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के जो पवन शैल है ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जो हवा है पवन शैल जो ऊपर भाग है उसके अपेक्षा जो नीचे का भाग है उसको ज़्यादा काटती है। इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीघ्र विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। जो अमेजोन जंगल है वो जब हवा चलती है तो क्या करती है, रेत जो जहाँ के पदार्थ होते हैं, जो रेगिस्तान की मिट्टी है इनमें जो पदार्थ मिले होते हैं, लवण होते हैं, ये सब वहाँ, क्योंकि जो अमेजोन जंगल है बहुत घना है, वहाँ की धूप तो इतनी मिल नहीं पाती है, तो यहाँ के जो हवा के साथ कण जाते हैं वो उससे वो क्या कहते हैं पोषण लेते हैं। तो ये मतलब अमेजोन जंगल इसीलिए जीवित है। रेत एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। जब पवन का विहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी का रूप ले लेती है। जब हवा नहीं चलती तो ऐसे पहाड़ छोटे छोटे मतलब टीले टाइप में बना लेती है। बनाती है। इनको बालू टिप्पा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के हो जाते हैं तो वायु उनको काटकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जो वायु के कण होते हैं जब हल्के हो जाएंगे, हल्के और छोटे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हवा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ा ले जाती है। इसमें यही है, उड़ा कर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निपेक्षित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। ये जो बालू के कण है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, लोयस। ठीक है, क्या लोयस कहते हैं। ये क्या है, चीन में विशाल लोयस निपेक्षक पाए जाते हैं। लोयस कहते हैं। तो इसमें यही है, क्या होता है जब कण एक जो रेत के कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि हिमनद क्या है, पवन क्या है, जल क्या है, ये कैसे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान रेगिस्तान की रेत जाती है। पृथ्वी में यही सब परिवर्तन होते रहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास कल करेंगे, फिर इसी समय पे आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।